इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कछुआ धीरे धीरे रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं सेमी नाम का टर्टल ये सब देख रहा होता है, जो हमें बताता है कि इंसान हर समय जल्दबाजी में ही रहते हैं और आप जिसे सड़क पार करते हुए देख रहे हैं वो मेरा दोस्त रे है और हम दोनों यहीं पर पैदा हुए थे आज से लगभग 50 साल पहले। और उस वक्त पर चारों तरफ रेत और कछुआ के अलावा और कुछ नहीं था। इसके बाद सेमी अपने बचपन की बातें बताना शुरू करता है और हम 50 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ बहुत से कछुओं के बच्चे अंडों से निकलकर समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं। वही हमें सेमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी अंडे से बाहर आया होता है। वो देखता है कि सारे टर्टल गड्ढे से बाहर निकलकर समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर सेमी भी गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बार बार गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक सीगल आ जाता है जो सेमी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सेमी किसी तरह से सीगल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और इसी दौरान सीगल डिसबैलेंस होकर एक दूसरे सीगल से टकरा जाता है, जिससे दूसरे सीगल की चोट से शेली नाम की टर्टल सेमी के साथ नीचे गिरने लगती है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहीं न कहीं सेमी अब शेली को पसंद करने लग गया था। अब ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। सेमी एक लकड़ी के टुकड़े पर गिरा होता है, इसीलिए वो जख्मी हो गया था। और जब शेली सेमी को अपने साथ समुद्र में चलने को कहती है तो नहीं जा पाता। शेली भी सेमी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आ जाती है जो शेली को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेमी अभी भी उसी लकड़ी के टुकड़े पर सो रहा होता है और वो सपने में देखता है कि शेली को एक सीगल खाने की कोशिश कर रहा है। इस सपने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी एक बड़ी लहर आती है जो उस लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिस पर सेमी सोया होता है। और इस प्रकार सेमी की समुद्री यात्रा की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन सेमी को कुछ कछुए मिलते हैं जो उसे समुद्र में अकेले सफर करने से डराते हैं। वो उसे कहते हैं कि समुद्र बहुत बड़ा और डरावना है। इसके बाद वो सेमी को एक बाराकुडा नाम के सफेद शार्क से डराते हैं और कहते हैं कि वो समुद्र की सबसे तेज और खतरनाक शिकारी है। लेकिन तभी एक टर्टल सेमी से कहता है कि तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो और अपनी मन की सुनो। इसके बाद वो सभी टर्टल वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो सेमी को बताकर जाते हैं कि जाल से बचकर रहना और प्लास्टिक को कभी मत खाना। उनके जाने के बाद जब सेमी समुद्र में पानी पी रहा होता है कि तभी एक पिराना मछली सेमी पर अटैक कर देती है, लेकिन सेमी किसी तरह से उसके अटैक से बच जाता है। फिर जब वो नीचे पानी में देखता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शार्क तैर रही होती है। ये देखकर सेमी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रे नाम के एक टर्टल को दिखाया जाता है जो समुद्र में तैरने के लिए सहारा ढूंढ रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे अपने बेड़े पर आने नहीं देता। ये देखकर रे बहुत दुखी होता है। तभी वो सेमी के बेड़े से टकरा जाता है और थोड़े ही समय में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सेमी रे को अपने बेड़े पर बुला लेता है। यहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि इन दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ था, इस हिसाब से ये दोनों भाई हुए। इसके बाद ये दोनों ऐसे 10 सालों तक समुद्र में घूमते रहते हैं। ये दोनों साथ में समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, सी फूड खाते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं और इसी तरह मस्ती में इनका वक्त गुजरता जाता है और देखते ही देखते ये दोनों बड़े हो जाते हैं। अब एक दिन जब सेमी रे को शेली के बारे में बताता है तो रे सेमी से पूछता है कि तुम शेली से कब मिले थे। इस पर सेमी कहता है कि मैं पैदा होने के कुछ समय बाद उससे मिला था और वो बहुत प्यारी थी और एक बार मैंने उसकी जान भी बचाई थी। यह सुनकर रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये समुद्र बहुत छोटा है और एक न एक दिन वो तुमसे जरूर मिलेगी। और तभी एक बड़ी व्हेल मछली ऊपर की तरफ पानी फेंकती है। रे और सेमी पानी के साथ हवा में ऊपर उड़ जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद सेमी जो हमें कहानी सुना रहे हैं वो बताते हैं कि रे मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जो बहुत मजाकिया थे और हर समय एडवेंचर की तलाश में रहा करते थे। अब एक रात जब रे और सेमी सो रहे होते हैं तो इनकी बोट तैरते हुए ऑयल रिफाइनरी के इलाके में आ जाती है। सेमी अभी तक सो रहा होता है और वो सपने में शेली को देख रहा होता है कि तभी रे सेमी को जगह देता है। इसके बाद ये दोनों समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। यहाँ पर इन्हें एक स्लिम नाम का ऑक्टोपस भी मिलता है जो इनके साथ खूब मस्ती करता है, लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ के सभी जीव वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर चारों तरफ कच्चे तेल के अंश गिरने लगते हैं। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस इन्हें बताता है कि ये जगह अब समुद्री जीवों के रहने लायक नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पर एक तेल से भरी शिप क्रैश हो गई है, जिससे शिप का सारा तेल यहाँ के पानी में फैल रहा है। इसके बाद ऑक्टोपस सेमी और रे को वहाँ से बेचकर खुद वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद ये दोनों कई महीनों तक समुद्र में तैरते रहते हैं
लेकिन एक दिन एक जोरदार ब्लास्ट के साथ इनकी आंखें खुलती है और ये देखते हैं कि समुद्र में इंसान युद्धाभ्यास कर रहे होते हैं। अब सेमी रे की पसंदीदा जेली फिश को समुद्र में फेंकना शुरू कर देता है क्योंकि इनकी बोट टूटते टूटते अब छोटी हो गई थी, इसीलिए इन्हें यहाँ पर रहने में दिक्कत हो रही होती है। रे सेमी से अपनी जेली फिश फेंकने पर गुस्सा हो जाता है और अगले ही पल इनकी बोट पूरी तरह से टूट जाती है। अब यहाँ पर रे सेमी से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सेमी ट्रोलर नेट में फंस जाता है। ये देखकर रे सेमी को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करने में असफल हो जाता है और वो खुद भी एक जाल में फंस जाता है। यहाँ पर सेमी ने पहली बार रे की आंखों में डर देखा होता है और वो खुद भी डर गया होता है। अब सेमी मछलियों के साथ बोट पर आ जाता है, तभी उसे एक होल दिखाई देता है जिसमें से वो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और एक बॉक्स के बीच में फंस जाता है और इस प्रकार सेमी और रे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सेमी की बॉडी बॉक्स के बीच में फंसे होने की वजह से पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से बोट का कैप्टन सेमी को मरा समझकर समुद्र में फेंक देता है। अब सेमी बेहोशी की हालत में समुद्र में पड़ा होता है कि तभी वहाँ पर एक डॉल्फिन आ जाती है जो सेमी को तैरने में मदद करती है, जिससे सेमी की जान बच जाती है और सेमी तैरते हुए समुद्र के किनारे पर आ जाता है जहाँ पर एक कपल से मिलता है। ये कपल सेमी को बहुत प्यार से रखते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन फ्लफी नाम का एक बिल्ला जो उस कपल का पालतू बिल्ला होता है वो सेमी को उस कपल के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि वो तुम्हें पहले प्यार से रखेगी और सही समय आने पर तुम्हें सूप बनाकर खा जाएगी, जैसा कि उसने इस चिकन के साथ किया। और वो सेमी को एक चिकन का पंख दिखाता है जिसे देखकर सेमी डर जाता है। इसके बाद वो लेडी सेमी को खाने के लिए कुछ गाजर के टुकड़े और गोभी के पत्ते देती है। ये देखकर फ्लफी वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरी बात को याद रखना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती है और यहाँ पर फ्लफी और सेमी भी होते हैं। फ्लफी सेमी से कहता है कि अब तुम खा खा कर मोटे हो जाओगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब चिकन की तरह तुम्हारा भी काम तमाम हो जाएगा, तो बताओ तुमने यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचा है? इस पर सेमी बोलता है कि अभी नहीं। इसके बाद सेमी फ्लफी से पूछता है कि क्या तुमने कभी दुनिया घूमी है? इस पर फ्लफी कहता है कि हाँ, मैंने अपने मालिकों के साथ दुनिया घूमी है और ये तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुझे समुद्र में डूबने से बचाया था। ये सुनकर सेमी को समझ में आ जाता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे समुद्र हैं। इसके बाद सेमी एक फीमेल टर्टल से मिलता है जिसका नाम वेरा होता है। दरअसल इंसान चाहते हैं कि वेरा और सेमी इंटीमेट हो, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं था क्योंकि वेरा सेमी की एज से काफी बड़ी होती है। वेरा सेमी से कहती है कि हमें यहाँ पर प्रिजनर बनाकर रखा गया है, इसीलिए हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद हम फ्लफी को देखते हैं जिसका खाने का समय हो गया था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेरा भी सो जाती है और सेमी से कहती है कि जब खाने का समय हो जाए तो तुम मुझे जगह देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेडी सेमी की बॉडी पर एक सुंदर से चित्र बनाती है क्योंकि आज क्रिसमस होता है, लेकिन इस बात पर भी फ्लफी सेमी को भड़काना शुरू कर देता है और कहता है कि उसने तुम्हारी बॉडी पर ये साइन इसलिए बनाया है ताकि वो तुम्हें मार कर खा सके। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? फ्लफी की बातें सुनकर सेमी डर जाता है, लेकिन वेरा सेमी को समझाते हुए कहती है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। कुछ दिनों बाद ये लोग वेरा को आजाद कर देंगे क्योंकि वेरा सेमी के साथ इंटीमेट नहीं हो पा रही थी। वेरा के जाने से सेमी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं सेमी वेरा को अपना दोस्त समझने लगा था। एक दिन बीच पर पुलिस रेड मारती है जिससे सभी इंसानों को यहाँ से जाना पड़ता है, जिससे सेमी यहाँ पर अकेला बच जाता है। सेमी कई महीनों तक अकेले इसी बीच पर रहता है और यहाँ के पेड़ों की पत्तियों खाकर अपना पेट भरता है। अब धीरे धीरे सेमी को एहसास होने लगता है कि वो यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, इसीलिए वो एक दिन फिर से वापस समुद्र में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा होता है कि तभी वो एक प्लास्टिक में फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर वेरा आ जाती है जो सेमी को प्लास्टिक से आजाद कर देती है। इसके बाद वो सेमी को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर ढेर सारे सी फूड होते हैं, जिन्हें देखकर सेमी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से सी फूड नहीं खाया था। तभी ने एक टर्टल की आवाज सुनाई देती है और ये देखते हैं कि एक शार्क एक टर्टल का पीछा कर रही होती है और ये टर्टल और कोई नहीं बल्कि सेमी के बचपन का प्यार शेली होती है। अब वो शार्क शेली को अपने मुंह में पकड़ लेती है, लेकिन तभी सेमी अपनी जान पर खेलकर शेली को शार्क के जबड़े से आजाद करा देता है। इसके बाद ये दोनों भागकर एक गुफा में छिप जाते हैं। अब वेरा भी यहाँ पर आ जाती है जो शार्क से लड़ने लगती है। शार्क वेरा पर अपने नुकीले दांतों से कई वार करती है, लेकिन वो वेरा के कठोर कवच को भेद नहीं पाती और अंत में हार मानकर वहाँ से चली जाती है। अब
सेमी और शेली के बीच में बातें होना शुरू हो जाती है और जल्दी ये दोनों एक दूसरे की सच्चाई को जान जाते हैं कि वो दोनों बचपन में मिलकर बिछड़ गए थे। ये दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से पूरे समुद्र में घूमते रहते हैं। अब एक दिन इन्हें एक सील मछली मिलती है जो इन्हें एक सीक्रेट पैसेज जाने के गुप्त रास्ते के बारे में बताती है। तो सेमी और शेली उस गुप्त रास्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि ये दोनों पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी सीक्रेट पैसेज नहीं मिलता और ये दोनों एक दिन सीक्रेट पैसेज को ढूंढते हुए एक नदी में आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों किसी तरह से बचते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी पिराना मछलियाँ उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ईगल आ जाता है जिसे देखकर पिराना मछलियाँ डरकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो ईगल सेमी को अपने पंजे में दबोचकर अपने घोंसले में ले जाता है। ये देखकर शेली पूरी तरह से परेशान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि ईगल सेमी को कोई नुकसान पहुंचाता, इंसानों पेड़ काटने लगते हैं जिस पर ईगल का घोंसला था। इसीलिए ईगल अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और सेमी पेड़ गिरने की वजह से वापस नदी में आ जाता है। सेमी को दोबारा पाकर शेली बहुत खुश होती है। इसके बाद शेली सेमी से कहती है कि मुझे लगता है कि सीक्रेट पैसेज ढूंढने का आइडिया बहुत बेकार है। इस पर सेमी शेली से कहता है कि जब मैं ईगल के घोंसले में था तो मैंने एक शिप को एक ओशन से दूसरे ओशन में जाते हुए देखा और मुझे लगता है कि वो सीक्रेट पैसेज वहीं पर है। इसके बाद वो दोनों उस नहर की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ शिप एक नदी से समुद्र में एंटर करती है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद ये दोनों शिप के चलने से बनी शक्तिशाली लहरों की वजह से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब सेमी शेली से बिछड़ने की वजह से बहुत उदास रहने लगता है। लेकिन जब वो एक दिन दो बूढ़े टर्टल से मिलता है तो सेमी को एक ऐसे टर्टल के बारे में बताते हैं जिसकी बॉडी पर एक शार्क के काटने का निशान होता है। ये सुनकर सेमी समझ जाता है कि ये दोनों शेली के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शेली अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो शेली की खोज में निकल पड़ता है। कई दिनों के सफर के बाद सेमी को एक समुद्री जहाज दिखाई देती है जो कुछ वेस्ट सामान को समुद्र में फेंक रही होती है और जब वो एक छोटे से बोझ को समुद्र में फेंकती है तो सेमी उस पर सवार हो जाता है और इस प्रकार सेमी को सफर तय करने के लिए एक अच्छा साधन मिल जाता है। कुछ समय बाद सेमी को एक सीगल बर्ड मिलता है। सेमी उस सीगल बर्ड से शेली के बारे में पूछता है जिस पर सीगल बर्ड सेमी को बताता है कि मुझे कुछ दिनों पहले एक फीमेल टर्टल मिली थी और वो मुझसे कह रही थी कि उसे बर्फ के महासागर में जाना है और वो मुझसे अक्सर किसी सीक्रेट पैसेज के बारे में बात किया करती थी। ये सुनकर सेमी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शेली ही थी। इसके बाद सेमी भी बर्फ के महासागर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ दिनों के सफर तय करने के बाद वो अंटार्कटिका में पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और सेमी को इस समय बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होता है। इसके बाद सेमी को एक बड़ी सी व्हेल मछली मिलती है जो सेमी से कहती है कि तुम बहुत दूर से आए मालूम होते हो और तुम एक किस चीज पर सवार हो। इस पर सेमी बताता है कि इंसानों द्वारा फेंके गए एक बॉक्स पर सवार है। इसके बाद सेमी व्हेल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इस समय घर से बहुत दूर हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकती है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक शिप से कुछ लोग व्हेल को पकड़ने के लिए कांटा फेंक रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कांटा व्हेल को लगता सेमी व्हेल को सतर्क कर देता है और व्हेल वहाँ से बचकर निकल जाती है और वो कांटा सीधे आकर सेमी के बॉक्स पर लगता है और इस प्रकार सेमी पकड़ा जाता है। इसके बाद वो लोग सेमी को पकड़कर शिप में ले आते हैं जहाँ पर सेमी देखता है कि इन लोगों ने सेमी की तरह और भी बहुत से जीवों को पकड़ रखा है। वो लोग सेमी को एक केज में कैद कर देते हैं। तभी सेमी शेली को देखता है जिसे ये लोग बाहर भेज रहे होते हैं। ये देखकर सेमी किसी तरह से अपने केज में से निकलकर शेली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उससे एक बोतल नीचे गिर जाती है जिससे एक इंसान सेमी को देख लेता है और उसे एक बार फिर से कमरे में कैद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेमी और एक अन्य कछुए को ट्रॉली से कहीं ले जाया जा रहा होता है और सेमी को एक छोटे से पुल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर सेमी की मुलाकात फल्फी से होती है। फल्फी को देखकर सेमी बहुत खुश होता है और वो फल्फी को यहाँ से बाहर निकलने में मदद करने को कहता है। इस पर फल्फी राजी हो जाता है और वो सेमी का दरवाजा खोलकर आजाद करने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पर हेड डॉक्टर आ जाती है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जो सेमी को बीच पर मिली थी। वो लेडी सेमी को पहचान लेती है और वो सेमी को आजाद कर देती है। आजाद होकर सेमी बहुत खुश होता है कि तभी उसे कुछ टर्टल मिलती है जो सेमी को अपनी मदद करने को कहती है और जब सेमी उनके साथ जाता है तो वो देखता है कि एक टर्टल जाल में फंसा होता है, लेकिन यह टर्टल और कोई नहीं बल्कि सेमी के बचपन का दोस्त रे होता है। ये दोनों इतने दिनों के बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सेमी उन दो टर्टल की मदद से किसी तरह बहुत मुश्किल
मुश्किल से रे को आजाद करा देता है। रे आजाद होने के बाद बहुत खुश होता है और वो सेमी को अपनी वाइफ से मिलवाता है जिसका नाम रीटा होता है। रीटा से मिलकर सेमी बहुत खुश होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो शेली से बिछड़ने की वजह से बहुत दुखी होता है, इसीलिए वो रे को अपने दिल की बात बता देता है। इसके बाद रे अपने बाकी के दोस्तों और सेमी के साथ मिलकर शेली को ढूंढने लगता है और सेमी को शेली दिख भी जाती है, जिसे देखकर सेमी बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पहले कि वो शेली के पास जाता, वो देखता है कि शेली एक दूसरे टर्टल के साथ होती है। ये देखकर सेमी बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि शेली ने अपना पार्टनर चुन लिया है और उदास होकर वापस आ जाता है। सेमी को उदास देखकर रे उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, जिस तरह सेमी रे को सारी बातें बता देता है कि शेली ने अब अपना पार्टनर ढूंढ लिया है। ये सुनकर रे को भी सेमी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सेमी से बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर शेली से भी खूबसूरत टर्टल्स है। लेकिन सेमी अब भी बहुत उदास होता है कि तभी वहाँ पर वही टर्टल आ जाता है जो शेली के साथ था और वो बाकी के फीमेल टर्टल के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और यहाँ पर सेमी को पता चलता है कि इस टर्टल की तो आदत ही होती है फीमेल टर्टल के साथ फ्लर्ट करना। इसका मतलब शेली ने अभी तक अपना पार्टनर नहीं चुना है। ये देखकर सेमी बहुत खुश होता है। इसके बाद सेमी अपने फ्रेंड रे के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और वो रे की फ्रेंड शार्क से शेली पर हमला करवाता है और खुद शेली को बचाकर उसकी नजरों में एक बार फिर से हीरो बन जाता है। अब सेमी शेली को प्रपोज कर देता है, जिस पर शेली हाँ कर देती है और इस प्रकार ये दोनों खुशी से साथ साथ रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेमी अब ग्रैंडपा बन गया है, जो अपने छोटे पोते को घोंसले से बाहर निकलने में मदद करता है और उसे अपनी यात्रा करने को कहता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अब मैं आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें रे की मेड रीटा को दिखाया जाता है, जो आज ग्रैंडमा बन गई थी और वो अंडों से बेबी टर्टल को बाहर निकालने में मदद कर रही होती है। तभी उसे रे के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो रे को जगा देती है और उसे बेबी टर्टल को अंडे से बाहर निकलने में मदद करने को कहती है। वही हम सेमी को देखते हैं जो अपनी मेड शेली के साथ मिलकर बेबी टर्टल को गड्ढे से बाहर निकलने और समुद्र तक पहुंचने में उनकी मदद कर रहा होता है। तभी वहां पर एक सीगल आ जाता है जो बेबी टर्टल को खाने की कोशिश करता है, मगर रे और सेमी मिलकर उस सीगल को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ शिकारी जाल डाल देते हैं, जिसमें रे, सेमी और सीगल फंस जाते हैं और वो शिकारी उन सभी को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर सेमी और रे सभी छोटे टर्टल को वहाँ से समुद्र की तरफ भेज देते हैं। अब वो शिकारी इन्हें पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। रीटा और शेली उन्हें जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। अब वो शिकारी इन्हें शिप पर एक टैंकर में डाल देते हैं, जहाँ पर उन्हें जग्गू नाम का एक केकड़ा भी मिलता है। उस जाल में रिकी और एला नाम के 2 बेबी टर्टल भी आ गए होते हैं। बेबी टर्टल को यहाँ देखकर रे और सेमी परेशान हो जाते हैं। सेमी सीगल से एक समझौता करता है कि मैं तुम्हें पिंजरे से आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे ग्रैंडसन रिकी और एला को यहाँ से बाहर निकालना होगा। सीगल सेमी की बात मान जाता है। अब सेमी किसी तरह उस सीगल को आजाद करा देता है, लेकिन वो सीगल आजाद होते ही वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर रे सेमी से कहता कि कहा था ना कि सीगल पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले पल वो सीगल बाकी के सीगल को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो मछुआरों पर हमला करके रिकी और एला को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन इस बार भी वो सफल नहीं हो पाता और उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। मछुआरे इन्हें ऊपर से ढक देते हैं ताकि कोई भी टर्टल यहाँ से भाग ना पाए। रिकी और एला को टैंकर के बॉटम में एक डेड फिश मिलता है, लेकिन ये कोई डेड फिश नहीं होता, एक ब्लॉक फिश होता है जिसका नाम जिम्बो था, जो मरने का बहुत अच्छा नाटक करता है। जिम्बो ने बताता है कि मछुआरे इन्हें मारेंगे नहीं, बल्कि एक बड़े से एक्वेरियम में डाल देंगे जहाँ पर और भी मछलियाँ होंगी और वो इन्हें खाना भी देंगे। दरअसल जिम्बो पहले भी वहाँ जा चुका था। जिम्बो की बातें सुनकर रे कहता है कि भले ही वो हमें खाना देंगे, लेकिन हम उनकी कैद में रहेंगे। इस पर जिम्बो कहता है कि अपना अपना नजरिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मछुआरे इन्हें दुबई में ले आते हैं, जहाँ पर वो इन्हें एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम के मालिक को भेज देते हैं। फिर हमें समुद्र के नीचे उस बड़े से अंडरग्राउंड एक्वेरियम को दिखाया जाता है, जिसका मालिक आज अपने एक्वेरियम में 2 बड़े समुद्री कछुओं के आने पर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर दुबई के शाही खानदान की राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ एक्वेरियम देखने आ जाती है। दरअसल आज उनका बर्थडे होता है, इसीलिए एक्वेरियम का मालिक उनकी अच्छे से खातिरदारी कर रहा था। एक्वेरियम का मैनेजर राजकुमारी को सेमी और रे को दिखाता है। राजकुमारी इतने बड़े कछुओं को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं सेमी और रे समुद्र के नीचे इंसानों को देखकर पूरी तरह से
हैरान होते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि इनके ग्रैंडसन एला और रिकी वहाँ पर नहीं होते। ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं। इन्हें परेशान देखकर एक कपल फिश इन्हें बताता है कि अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर सिर्फ बिग डी को पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वहीं रिकी और एला अभी भी फिश के छोटे से टैंकर में छुपे होते हैं और जब शिप का कैप्टन टैंकर के गंदे पानी को फ्लश करता है तो दोनों भी फ्लश किए गए वाटर के साथ समुद्र में आ जाते हैं। वहीं हम बिग डी के दो चमचों को देखते हैं जिनका नाम ल्यूप्टस और एडम होता है। उन्होंने रे और सेमी को जिम्बो के साथ देख लिया था, इसीलिए सारी बातें बिग डी को आकर बता देते हैं। दरअसल बिग डी एक सी हॉर्स होता है जो साइज में तो छोटा लेकिन दिमाग से बड़ा होता है और वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके एक्वेरियम के सभी जीवों पर राज करता है। बिग डी जिम्बो को फिर से एक्वेरियम में जिंदा देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। ल्यूप्टस और एडम के साथ सेमी और रे बिग डी से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। बिग डी जिम्बो को जिंदा देखकर उससे पूछता है कि तुम तो मर चुके थे। बिग डी की बातें सुनकर रे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि एक्वेरियम की सभी मछलियाँ जिम्बो से एक सवाल पूछ रही थी। रे बिग डी से पूछता है कि ये सभी लोग जिम्बो से एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन ल्यूप्टस और एडम रे को बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह बॉस के बात करते समय बीच में नहीं बोल सकते। इसके बाद बिग डी रे और सेमी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में इन्हें एक शार्क दिखाई देती है जो लगातार कांच की दीवार पर अपने सर से वार कर रही थी। सेमी के पूछने पर बिग डी बताता है कि उस शार्क को लगता है कि वो एक न एक दिन उस दीवार को जरूर तोड़ देगी, इसीलिए ऐसा बेवकूफी भरा काम कर रही है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर इन्हें जग्गू दिखाई देता है जिसे कुछ मछलियों ने कैद कर रखा होता है क्योंकि अनजाने में बिग डी के इलाके में आ गया था। जग्गू को देखकर सेमी बोलता है कि उसे छोड़ दो, वो हमारे साथ है। सेमी की बात सुनकर बिग डी अपनी मछलियों को जग्गू को छोड़ने का आदेश दे देता है। इसके बाद बिग डी इन्हें एक अंधेरी गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे केकड़े सुरंग बनाने का काम कर रहे होते हैं। दरअसल बिग डी यहाँ के सभी जीवों को लेकर भागना चाहता है, इसीलिए वो केकड़ों से सुरंग बनवाने का काम कर रहा होता है। तभी इन्हें एक पिराना मछली दिखाई देती है जो लोगों को देखने की वजह से बहुत डरी होती है। दरअसल उसे लग रहा होता है कि इंसान उसे लगातार देख रहे हैं और उसे पकड़कर खाना चाहते हैं। उस मछली का डर खत्म करने के लिए बिग डी उसे समझाता है कि तुम अकेले मत रहा करो, हमेशा झुंड में रहा करो। इसके बाद वो रे और सेमी से कहता है कि तुम यहाँ से निकलने में हमारे बहुत काम के साबित हो सकते हो। इस पर सेमी कहता है कि हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे ग्रैंडसन हमें नहीं मिल जाते। इस पर बिग डी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे जैसे तुम्हारे ग्रैंडसन के बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद वो ल्यूप्टस और एडम के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम रिकी और एला को देखते हैं जो समुद्र में अपने ग्रैंडफादर को ढूंढते हुए घूम रहे होते हैं कि तभी एला पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन ये कोई खतरनाक मछली नहीं बल्कि एक बेबी ऑक्टोपस होती है जिसका नाम एनाबेल था जो जल्दी इनकी फ्रेंड बन जाती है। तभी वहाँ से ढेर सारी मछलियाँ तेजी से गुजरने लगती है जिन्हें देखकर ये लोग छुप जाते हैं। इसके बाद हम बिग डी को देखते हैं जो एक वाटर टैंक में जाकर पता लगा लेता है कि बहुत जल्द इंसान एक डॉल्फिन को यहाँ से आजाद करने वाले हैं। तभी वहाँ पर उसे अपना भाई मिलता है जिसका नाम टम्बी होता है, जिसने बिग डी के मना करने के बावजूद यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इसीलिए गुस्से में बिग डी उसे ठंडे पानी के टैंक में फेंकवा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एला और रिकी को देखते हैं जो एनाबेल के साथ खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एनाबेल की मॉम आ जाती है जिनका नाम मार्गेट होता है। वो एला और रिकी को अकेले देखकर हैरान होती है। एला और रिकी मार्गेट से अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने में मदद करने को कहते हैं जिस पर मार्गेट मान जाती है और वो एला और रिकी के साथ उनके ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम जग्गू को देखते हैं जो होटल में कुछ लोगों को केकड़ों को खाते हुए देख लेता है। वो ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए रे और सेमी के पास आता है और उनसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। जग्गू को वहाँ से भागते देख एक मछली बोलती है कि लगता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ये सुनकर सेमी कहता है कि क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इस पर वो फिश बोलती है कि नहीं, जिम्बो के अलावा आज तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सका। ये सुनकर सेमी जिम्बो से पूछता है कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकले थे। इस पर जिम्बो कहता है कि मैंने मरने का नाटक किया था। इसके बाद वो अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है कि रोज एक्वेरियम की सफाई करने दो आदमी आते थे। एक दिन मैंने उनके सामने मरने का नाटक किया और सोचा
कि वो मुझे मरा समझकर यहाँ से समुद्र में फेंक देंगे और इस प्रकार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। अब सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जब मुझे समुद्र में फेंकने की बारी आई तो कर्मचारी फोन पर अपनी वाइफ से बात करने लगा और इस प्रकार मैं ज्यादा देर तक पानी के बाहर रहने के कारण जिंदा न रह सका। ये सुनकर रे पूछता है कि क्या तुम सच में मर गए थे? इस पर जिम्बो बोलता है कि नहीं, मेरी बॉडी बिना पानी के ज्यादा देर तक रहने से डिहाइड्रेट हो गई थी और मैं पानी में जाने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी वहाँ पर बिग डी आ जाता है। रे बिग डी से कहता है कि हम सभी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। रे की बातें सुनकर बिग डी ने अपने पीछे आने को कहता है। इसके बाद वो इन्हें एक आर्टिफिशियल बर्फ के इलाके में ले आता है जहाँ पर ढेर सारे पेंगुइन रहा करते थे। वो इन्हें एक पाइप के अंदर जाने को कहता है जिसमें से बर्फ को मेंटेन रखने के लिए ठंडी हवाएं आ रही थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकल सकते थे। अब सेमी, रे और जग्गू बिग डी की बात को मानकर उस पाइप की तरफ निकल पड़ते हैं और भयंकर ठंड का सामना करते हुए किसी तरह उस पाइप के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन सेमी और रे उस पाइप के अंदर नहीं जा पाते और वो नीचे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन जग्गू किसी तरह उस पाइप के अंदर चला जाता है, लेकिन अगले ही पल वो मारा जाता है। ये देखकर सेमी और रे बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद वो दोनों बिग डी के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि बिग डी छोटी मछलियों को अपनी झूठी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर सेमी बिग डी से कहता है कि तुमने एक ऐसा घटिया प्लान बनाया था जिससे हम मरते मरते बचे और बेचारा जग्गू तो मारा गया। ये सुनकर बिग डी कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें जग्गू को पाइप के अंदर जाने से रोकना चाहिए था। बिग डी की बातें सुनकर इन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि बिग डी सभी को बेवकूफ बना रहा है और उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं। अब सभी मछलियों को भी बिग डी पर शक होने लगता है क्योंकि आज तक बिग डी का एक भी प्लान सफल नहीं हुआ। अब बिग डी प्रूफ करने के लिए कि उसको वाकई में यहाँ से निकलने का तरीका पता है, वो इन्हें अपने साथ एक डॉल्फिन के पास लेकर जाता है और वो काइट फिश को डॉल्फिन के मुंह के अंदर छुपकर डॉल्फिन के साथ यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। दरअसल यहाँ पर सिर्फ डॉल्फिन ही होती है जो यहाँ से बाहर आ जा सकती है, क्योंकि डॉल्फिन को अगर कैद करके रखा जाए तो बहुत जल्द सुसाइड कर लेती थी। अब बिग डी का प्लान सफल तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों काइट फिश एक्वेरियम से बाहर जाती है उन्हें दो बड़ी मछलियाँ खा लेती है। ये देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद बिग डी यहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि ये भी उन्हीं काइट फिश की गलती थी। अब सेमी और रे यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहते हैं और अपने ग्रैंडसन को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी वहाँ पर जिम्बो आ जाता है जो इन्हें बताता है कि उसने एक्वेरियम के बाहर एला और रिकी को देखा। ये सुनते ही सेमी और रे एक्वेरियम के किनारे पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिस मार्केट भी एला और रिकी को लेकर आ जाती है। अब सेमी और रे अपने ग्रैंडसन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी वो देखते हैं कि दो बड़ी मछलियाँ एला और रिकी की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। ये देखकर उन्हें यहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन वो दोनों एक्वेरियम के उस पार होने के कारण इनकी बातें नहीं सुन पा रहे थे। मगर तभी एक्वेरियम की शाख दीवार को जोर से हिट करती है। एला और रिकी डर जाते हैं और वो दोनों हड़बड़ाहट में पीछे देख लेते हैं और उन बड़ी मछलियों के वार से बच जाते हैं। अब वो दोनों मछलियाँ रिकी और एला का बहुत देर तक पीछा करती है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से उनसे बचते हुए उस पाइपलाइन में आ जाते हैं जिसमें से कचरा समुद्र में डाला जाता है। यहाँ पर ढेर सारे केकड़े होते हैं। तभी इनका पीछा करते हुए वो बड़ी मछलियाँ भी यहाँ पर आ जाती है। अब इससे पहले कि वो बड़ी मछलियाँ एला और रिकी को मारती, पाइप के अंदर से ढेर सारा कचरा आने लगता है और इसी का फायदा उठाकर एला और रिकी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो बड़ी मछलियाँ पाइपलाइन में केकड़ों के साथ ही फंस जाती है और केकड़े उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम सिमी को देखते हैं जिसको वही शाख दिखाई देती है जो हर समय कांच की दीवार तोड़ने की कोशिश करती रहती है। और जब सेमी उससे पूछता है कि तुम्हें जानते हुए भी कि तुम इस दीवार को कभी नहीं तोड़ पाओगी, तुम इसे तोड़ने की कोशिश क्यों करती रहती हो? इस पर वो शाख सेमी को बताती है क्योंकि मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। शाख की बातें सुनकर सेमी भी समझ जाता है कि उसे भी यहाँ से बाहर निकलने के अपने प्रयास को बंद नहीं करना चाहिए। तभी वो एक बेबी ऑक्टोपस को देखता है जो एक छोटी सी मछली पर अपने अंदर से ब्लैक पार्टिकल निकालकर अटैक कर रही होती है। यह देखकर सेमी को एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ हम एला और रिकी को देखते हैं जिन्हें एनाबेल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो पास जाकर देखते हैं तो एनाबेल एक जगह पर फंसी होती है। इसके बाद एला और रिकी मिलकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर एनाबेल एला और रिकी की मदद
के लिए अपनी मॉम को बुलाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सेमी रे और जिम्बो को अपना प्लान समझा रहा होता है कि किस तरह वो लोग ऑक्टोपस के ब्लैक पार्टिकल को अपने ऊपर लगाकर मरने का नाटक करेंगे और एक्वेरियम वाले उन्हें मरा समझकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जिम्बो और रे को सेमी का प्लान बहुत पसंद आता है। तभी एक्वेरियम के उस पार एला और रिकी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सेमी और रे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो एला और रिकी को अपना प्लान समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी एला को लगता है कि शायद वो उन्हें उस पाइपलाइन से होकर अंदर आने को कह रहे हैं, जिसमें से ताजा वाटर एक्वेरियम के अंदर आता है और वो रिकी के साथ उस पाइपलाइन के अंदर जाने लगती है। ये देखकर सेमी और रे बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाने से उनकी जान भी जा सकती थी। अब एला और रिकी पाइपलाइन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अंदर पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है। अब रिकी तो किसी तरह जाली में फंसकर बाहर ही रह जाता है, लेकिन एला पानी के तेज बहाव के साथ ही अंदर चली जाती है, लेकिन वो किसी तरह से पाइपलाइन के अंदर चल रही ब्लेड से बच जाती है। अब रिकी जाली में फंसा होता है कि तभी वहाँ पर एनाबेल अपनी मॉम मिस मार्केट के साथ आ जाती है। मिस मार्केट रिकी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पाइपलाइन के अंदर एला जब ब्लैक पार्टिकल को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि सेमी और रे उसे यह कहना चाहते थे। वो रिकी और एनाबेल के पास वापस आ जाती है और उन्हें सेमी और रे के प्लान के बारे में बताती है, क्योंकि इस प्लान को पूरा करने के लिए बहुत सारे ब्लैक पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए मिस मार्केट अपने ऑक्टोपस दोस्तों को बुलाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम रे और सेमी को देखते हैं, जो बच्चों के पाइपलाइन के अंदर जाने की वजह से बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर बिग डी आ जाता है, जो एक बार फिर से इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बताने लगता है, लेकिन इस बार ये उसका कोई प्लान नहीं सुनते और रे बिग डी से कहता है कि हमारे पास तुमसे बढ़िया प्लान है। ये सुनकर बिग डी वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि तुम मेरी मदद के बिना यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। अब एला और रिकी भी मिस मार्केट और ढेर सारे ऑक्टोपस के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें जिंदा देखकर सेमी और रे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उन्हें इशारे से बताते हैं कि तुम सब ब्लैक पार्टिकल तब रिलीज करना जब हम इशारा करेंगे। इसके बाद वो दोनों सभी मछलियों को अपना प्लान बताने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान बिग डी अपने चमचों ल्यूक्टस और एडम की मदद से सेमी को कैद कर लेता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं सेमी यहाँ के मछलियों का नया लीडर न बन जाए। लेकिन इससे पहले कि वो सेमी को मारता, वहाँ पर रे भी आ जाता है, जो ल्यूक्टस और एडम को हराकर सेमी को आजाद करा देता है। अब यहाँ पर बाकी की मछलियाँ भी आ जाती है, जिन्हें पता चल चुका था कि बिग डी के पास यहाँ से निकलने का कोई भी प्लान नहीं है और वो सुरंग भी इसीलिए बनवा रहा था ताकि वो सबको उलझाकर रख सके और उनका लीडर बना रहे। इसके बाद सभी मछलियाँ सेमी और रे के साथ वहाँ से चली जाती है और अब ल्यूक्टस और एडम भी बिग डी का साथ छोड़कर सेमी और रे के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि असली लीडर सेमी और रे हैं, न कि बिग डी। इसके बाद सभी लोग एक्वेरियम के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पर बाहर से सारे ऑक्टोपस ब्लैक पार्टिकल को पाइपलाइन की मदद से अंदर भेज रहे होते हैं और सभी मछलियाँ उन ब्लैक पार्टिकल्स को अपनी बॉडी पर लगा रही होती है। अब जब सभी मछलियाँ अपनी बॉडी पर ब्लैक पार्टिकल को लगा चुकी होती है तो सभी मरने का नाटक करना शुरू करती है। सबसे पहले जिम्बो, जो सबसे अच्छा मरने का नाटक करता है, वो एक्वेरियम के विजिटर्स के सामने जाकर मरने का नाटक करने लगता है और इसके बाद एक एक करके सभी मछलियाँ मरने का नाटक करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते पूरे एक्वेरियम में ब्लैक पार्टिकल भर जाता है। एक्वेरियम में आए विजिटर्स जब एक्वेरियम का ये हाल देखते हैं तो डर जाते हैं और मैनेजर को सभी मछलियों को मरने से पहले यहाँ से बाहर निकालने को कहते हैं। पहले तो मैनेजर मना कर देता है, लेकिन जब विजिटर्स मैनेजर पर दबाव डालते हैं तो मजबूरी में उसे इमरजेंसी डोर खोलना पड़ता है और इस प्रकार सभी मछलियाँ एक्वेरियम से बाहर निकलने लगती है। लेकिन मैनेजर को सीसीटीवी की मदद से ये पता चल जाता है कि ये सब मछलियों की एक चाल है और ढेर सारे ऑक्टोपस एक्वेरियम के बाहर से ब्लैक पार्टिकल एक्वेरियम के अंदर भेज रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इमरजेंसी डोर को बंद करता, वहाँ पर जग्गू आ जाता है, जो भी जिंदा होता है और वो मैनेजर पर हमला कर देता है। इस प्रकार इमरजेंसी डोर बंद नहीं हो पाता और सारी मछलियाँ एक्वेरियम से बाहर निकल जाती है और आजाद हो जाती है। लेकिन मछलियों का एक कपल एक्वेरियम में रुक जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि अब वो दोनों अकेले ही उस एक्वेरियम में रहेंगे, जहाँ पर उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। अब सभी मछलियाँ एक्वेरियम से आजाद होकर बहुत खुश होती है। इसके बाद हम सेमी और रे को देखते हैं, जो ढेर सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार एला और रिकी के साथ
साथ अपने घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक सीगल बेबी टर्टल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि सैमी और रे ने एक सीगल की जान बचाई थी, इसीलिए अब वो इन्हें अपना दोस्त समझते हैं। वही सैमी और रे अब अपने मेट से मिलकर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।